Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to study personality and we have to study in personality a type approach. I have finished the type approach. Now we have to study trait approach. तो let's start. हम बात करते हैं टाइप अप्रोच जो कि हमने फिनिश कर दिया है. अब हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ ट्रेट अप्रोच. पर्सनैलिटी में क्या देखना है? ट्रेट अप्रोच ट्रेट अप्रोच की बात करते हैं. सॉरी, अगर हम ट्रेट अप्रोच की बात करते हैं तो ट्रेट अप्रोच में सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे? ट्रेट अप्रोच में सबसे पहले स्टडी करेंगे आलपोर्ट का वर्गीकरण. नंबर 1, आलपोर्ट का वर्गीकरण. आलपोर्ट का वर्गीकरण. दूसरा हम देखेंगे कैटल का वर्गीकरण. और तीसरा हम देखेंगे आइजेंक का वर्गीकरण. आइजेंक का वर्गीकरण. ओके, तो ट्रेट अप्रोच में हमें देखना है जो सबसे पहला क्या है? आलपोर्ट का वर्गीकरण. दूसरा हम देखेंगे कैटल का वर्गीकरण. एंड थर्ड इज दैट आइजेंक क्लासिफिकेशन, आइजेंक का वर्गीकरण. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं गॉर्डन आलपोर्ट का वर्गीकरण. इन्होंने ट्रेट अप्रोच में विशेषक उपागम, जिससे हम क्या कहते हैं? विशेषक उपागम. विशेषक उपागम कहते हैं. गम में हम देखते हैं इन 3 लोगों ने दिया था. तो सबसे पहले हम किनका देते हैं? आलपोर्ट का वर्गीकरण देखते हैं. तो जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू टेल यू. विशेषक उपागम में किसका देखते हैं? सबसे पहले गॉर्डन आलपोर्ट का वर्गीकरण. ओके, जस्ट ए मिनट गाइज. तो ट्रेट अप्रोच में सबसे पहले क्या देखते हैं? आलपोर्ट का वर्गीकरण. आलपोर्ट का वर्गीकरण. गॉर्डन आलपोर्ट नहीं, ओके. तो इन्होंने बताया सबसे पहले गौण कारक या गौण विशेषक. दूसरा देखते हैं केंद्रीय गुण. ओके, जस्ट ए मिनट. गौण कारक, गौण गुण, केंद्रीय. और ये देखते हैं प्रधान. ठीक, जस्ट ए मिनट. ओके, तो इन्होंने जो नाम दिया, तो सबसे पहले इसका क्या था? सेकेंडरी. जस्ट ए मिनट. गौण विशेषक, सेकेंडरी ट्रेट्स. इसको इन्होंने सेंट्रल ट्रेट्स, और इसको इन्होंने कार्डिनल ट्रेट्स. का नाम दिया. सेकेंडरी ट्रेट्स दैट मीन्स गौण विशेषक. गौण विशेषक, केंद्रीय विशेषक, एंड द लास्ट वन इज दैट प्रधान विशेषक.
गॉर्डन आलपोर्ट ने बताया कि इस प्रकार के जो गुण होता है इसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के विशेषताओं का डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बात करें इसमें, अगर कहे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो इसकी विशेषता हुई, लेकिन क्या उस व्यक्ति को जो चॉकलेट पसंद है उसके आधार पर उसके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है? नहीं। इसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं, सबसे लिस्ट महत्व रखते हैं, मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने में। इट्स क्लियर टू यू। फिर उसके बाद उन्होंने बताया जो केंद्रीयशील गुण होते हैं, जो केंद्रीय विशेषक होते हैं, जो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, इनके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है। जैसे इनके 10-15 शील गुण ले लेते हैं केंद्रीय विशेषक के, फिर इसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति क्या है, सहानुभूति रखता है, सहानुभूति है, ठीक। वो व्यक्ति शर्मीला है, ठीक। वो परोपकारी है, वह व्यक्ति उसको दया आती है, ठीक। या उस व्यक्ति में क्षमता करने की क्षमता है। मतलब ऐसे 8-10 शील गुण ले लेते हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के क्या होता है, उसके प्रधान विशेषताओं का, मतलब उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर। जैसे इसमें अब इन 4-10 गुणों को लेकर हम कह सकते हैं वह व्यक्ति क्या है, कैसा होगा, मिलनसार होगा, मिलनसार होगा। वह व्यक्ति कैसा होगा, सामाजिक होगा, क्लियर। यानी कि केंद्रीय विशेषक ऐसे विशेषक होते हैं जिनके आधार पर, जिनके 10-15 शील गुण मिला दें तो उसके आधार पर क्या, उसके प्रधान विशेषक की, मतलब उसके इस व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है इन शील गुणों के आधार पर। ये शील गुण क्या होता है, जैसे मान लें आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, जब किसी का रिटायरमेंट होता है तो वहाँ पे एक पेपर लेके पढ़ते हैं कि हाँ ये आदमी बहुत ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, ये अपनी नौकरी को अच्छे से अपना कर्तव्य निभाया है, ये व्यक्ति बहुत दयावान है। ऐसे व्यक्ति का मतलब उनके 8-10 गुणों को लेकर उनका वर्णन किया जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से इनके गुणों का वर्णन किया जाता था, इनके शील गुणों के आधार पर। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रधान विशेषक की। प्रधान विशेषक गुण उसे कहते हैं जैसे वो विशेषक जो गुण होते हैं प्रधान वाले, जैसे कि क्या होते हैं इनमें, कि जो प्रधान विशेषक गुण होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें 1 या 2 होते हैं। कितने के होते हैं, 1 या 2। इन्हीं के आधार पर किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है। किस पे, कार्डिनल ट्रेट्स के आधार पर। कार्डिनल ट्रेट के आधार पर किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, उनकी बात सुनते ही आपको पूरे माइंड में उनकी छवि आ जाती है कि वो कैसे हैं, सत्यवादी हैं। हमने सिर्फ एक ही विशेषता बताया, हरिश्चंद्र, उनकी विशेषता क्या थी, सत्यवाद। मैंने नाम लिखा है यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र की। कैसे थे, सत्यवादी थे। कैसे थे, सत्यवादी थे। सिर्फ एक ही हमने डिफाइन किया, सत्यवादी, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक हुआ कौन सा, राजा हरिश्चंद्र। और उस सत्यवादी की हिसाब से बंदे बताया ना, किसी एक ही गुण के आधार पर, किसी 1 या 2 यदा कदा किसी व्यक्ति में नजर आती है। जो प्रधान विशेषक होते हैं, जो कार्डिनल ट्रेट होते हैं, किसी व्यक्ति में कभी कभी नजर आते हैं, किसी व्यक्ति में 1 या 2 से ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। और उस 1-2 के आधार पर उस व्यक्ति के पूरी व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है। फिर जैसे ना हमने कहा कि जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, इसमें क्या कहते हैं, सत्यवादी की बात की। इसमें आपको पता चला सत्यवादी का नाम लेती है तुरंत बचा राजा हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद हम कहते हैं किसके नाम लेते हैं, अहंकार। दूसरा हमने लिया अहंकार। अहंकार, अब जैसे ही अहंकार नाम में तुरंत आपको माइंड में क्लिक हुआ रावण। रावण बहुत अहंकारी था, तुरंत याद हुआ। फिर उसके बाद हम कहते हैं हिटलर। तुरंत आपको पता चला कि ओह पावर, नशा सत्य का। इस प्रकार हमने समझने की कोशिश की कि जो गॉर्डन आलपोर्ट ने वो कितने शील गुणों के बताया था, उन्होंने 17,935 शील गुण बताए थे। टोटल कितना शील गुण था उन्होंने बताया था,
17,935 सील गुण बताया था, और उन्होंने उनको 3 भाग में बांटा। पहला क्या, गौण विशेषक सेकेंडरी ट्रेट, उसके बाद उन्होंने केंद्रीय विशेषक कार्डिनल सेंट्रल ट्रेट, उसके बाद उन्होंने प्रधान विशेषक कार्डिनल ट्रेट किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस क्लियर। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। फिर हम आते हैं कैटल पे। कैटल का वर्गीकरण, कैटल का वर्गीकरण। कैटल ने 2 प्रकार से बताया। पहला उन्होंने बताया सतही गुण, सतही गुण। दूसरा उन्होंने बताया मूल गुण, मूल गुण। इसको इन्होंने बताया क्या, सोर्स ट्रेट, सोर्स ट्रेट, ट्रेट, और इसको उन्होंने बताया सरफेस ट्रेट, सरफेस ट्रेट। कैटल ने 2 प्रकार से वर्णन किया। इन्होंने बताया भाई साहब आप बहुत ज़्यादा बोल गए। कैटल जो थे वो किसके से थे, गॉर्डन आल्पोर्ट किसी से थे। इन्होंने जब उनकी स्टडी किया उन्हें बताया कि गुरुदेव आप तो बहुत ज़्यादा ही बता दे गए। अब 17,935 किसी व्यक्ति में जो सील गुण पाए जाते हैं, इनके आधार पर हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का वर्णन करने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि इतने नहीं, फिर उन्होंने उसमें से सिर्फ 35 सील गुणों को उठाया और इनका अध्ययन किया। इन्होंने बताया जो 12-13 जो अलग थे, जो सब में पाए जाते हैं, 22 सब में पाए जाते हैं, और 12-16 जो थे कुछ किसी किसी व्यक्ति में पाया जाता था। फिर उन्होंने उनको भी कम करके उन्होंने कितना बताया, 16 बताया। कितना, 16 PF, कुछ कारकीय विश्लेषण के आधार पर इनका जो वर्णन किया था इन्होंने। किसके आधार पर, कारकीय विश्लेषण के आधार पर, कारकीय विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस के आधार पर इन्होंने क्या किया था, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का डिफाइन करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया व्यक्ति में के 2 गुण पाए जाते हैं। पहला एक सोर्स गुण जिसे कहते हैं सतही गुण, दूसरा मूल गुण पाया जाता है। सोर्स गुण जिसे मूल गुण जिसे कहते हैं उसे हम सोर्स ट्रेट कहते हैं, और जो सतही गुण होता है उसे हम सरफेस ट्रेट कहते हैं। तो इन्होंने बताया जो सरफेस ट्रेट होता है, सतही गुण होता है, वो व्यक्ति में सबसे अधिक पाया जाता है। इनकी संख्या में अधिक होते हैं, या इनकी संख्या क्या होती है, व्यक्तियों में अधिक होती है, अधिक होती है। ये व्यक्ति के बाहर पाए जाते हैं, मतलब सतह पर पाए जाते हैं, या बाहरी गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं, बाहरी गुण होते हैं। अगर हम सोर्स ट्रेट की बात करें, ये संख्या में कम होते हैं, ये संख्या में कम होते हैं, ये भीतरी गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं, भीतरी गुण होते हैं। ओके, सोर्स ट्रेट होता है, सरफेस ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं, मतलब सतही गुण ऐसे गुण होते हैं, क्या होता है, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के मूल गुणों का निर्माण किया जा सकता है। ओके, तो सतही गुण क्या होते हैं, सतही गुण वो गुण होते हैं जिनका सहारा लिया जाता है, किसमें, मूल गुणों के निर्माण में। कैसे आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो सतही, किसी व्यक्ति के जो सतही गुण होते हैं, मान लो व्यक्ति कैसा है, हंसमुख है। कोई व्यक्ति जो है हंसमुख है, वह व्यक्ति कैसा है, दयालु है। वह व्यक्ति जो एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक, वह व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। ठीक, इतने सारे गुण मिलाकर हमें पता चलता है, इन सब गुणों से मिलाकर किसका निर्माण होता है, इससे पता चलता है कोई व्यक्ति कैसा है, सामाजिक है। जिसमें हंसमुख होता है, दयालु होगा, मिलनसार होगा, ईमानदार होगा, वह व्यक्ति कैसा होगा, वह सामाजिक होगा।
और ये क्या होगा, इसके मूल गुण हो गए, सोर्स ट्रेट हो गया। और जो ये सारे गुण हमें देखने को मिला, ये सरफेस ट्रेट है। क्या है? सरफेस ट्रेट है, सतही गुण है, किसी व्यक्ति के सतह पर स्थित होते हैं, जो हमें हमेशा देखने को मिल जाता है ये गुण। और लेकिन जो व्यक्ति समाज, इन सब गुणों से मिलाकर किसका निर्माण हुआ? मूल गुणों का निर्माण हुआ, सामाजिक है। मतलब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से पता चलता है कि वह कैसा है, सामाजिक है। मतलब सतही गुण वो होते हैं जिनका सहारा लिया जाता है मूल गुणों का निर्माण में, और मूल गुण वो होते हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। इट्स क्लियर? तो आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लास्ट में हम देखते हैं आइजेंक का वर्गीकरण। आइजेंक का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण देखते हैं हम? आइजेंक का वर्गीकरण। आइजेंक का वर्गीकरण, आइजेंक का वर्गीकरण हम देखते हैं। इन्होंने पहले बताया था, पहला इन्होंने बताया अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता। फिर उन्होंने दूसरा बताया था तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता। ओके, और लास्ट में इन्होंने जो बताया था वो था मनस्तापिता सामाजिकता। मनस्तापिता और सामाजिकता। ठीक, अब इन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कार्ल युंग का खंडन किया। कौन? आइजेंक साहब ने। जब आइजेंक साहब ने उन्होंने बताया कि जो कार्ल युंग जो थे उनका खंडन किया। उन्होंने बताया कि आप जो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो होता है अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी एक व्यक्ति में भी अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का गुण पाया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में अंतर्मुखी हो सकता है और किसी परिस्थिति में वो क्या होता है, बहिर्मुखी हो सकता है। तो उन्होंने बताया ऐसा जो व्यक्ति होता है वो तो जो अंतर्मुखी का गुण होता है उनमें क्या पाया जाता है, वो तो कैसे होंगे, शांत होंगे, एकदम शांत होंगे, एकांत प्रिय होंगे। कैसे होंगे? एकांत प्रिय होंगे। वो लोग किसी लोग से मिलते जुलते नहीं होंगे। फिर जो बहिर्मुखता होगा वो व्यक्ति कैसा होगा, वह मिलनसार होगा। ठीक, सामाजिक होगा, ऐसा व्यक्ति होता है, सामाजिक होता है। तो कोई व्यक्ति अंतर्मुखी भी हो सकता है और किसी परिस्थिति में क्या होता है, बहिर्मुखी हो सकता है, इन्होंने बताया। फिर उन्हें बताया कि तंत्रिका तापिता और सांवेगिक स्थिरता। तंत्रिका तापिता क्या होता है, किसी व्यक्ति में क्या होता है, वह व्यक्ति चिड़चिड़ापन हो जाता है। किसमें? इसमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है, चिड़ापन। ठीक, और कोई व्यक्ति सांवेगिक स्थिरता जिसमें इस सांवेगिक रूप से क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ये सांवेगिक रूप से अस्थिर होगा, सांवेगिक रूप से अस्थिर होगा, और ये सांवेगिक रूप से स्थिर होगा। स्थिर होगा। ठीक, फिर लास्ट में उन्होंने बताया था, किसकी बात की थी, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। उन्होंने इसकी बात की थी, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। इससे व्यक्ति क्या होते हैं, असंवेदनशील होते हैं। मनस्तापिता में क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो पाए जाते हैं ये क्रूर होंगे। कैसे? क्रूर होंगे। और ये क्या होंगे, संवेदनशील होंगे, संवेदनशील होंगे। तो आज हमने ये पर्सनालिटी की टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच को दोनों को पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।